अब आगे एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं और फोकस करेंगे बैंकिंग क्षेत्र से फेडरल बैंक पे, जहां पे इनकी चौथी तिमाही के नतीजे जो बैंक ने जारी किए हैं उनमें उनके मुनाफे में करीब 13% की बढ़त हुई है। एनआईआई भी सालाना आधार पर 7% से ज़्यादा की उसने ग्रोथ दिखाई है और बैंक के एनपीए में भी कमी आई है। और इन्हीं नतीजों पर आगे भी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया जी। आशुतोष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है इचिना स्वदेश पे और सबसे पहले मुबारक हो आपको अच्छे नतीजे पेश करने पे। सर, आपके रिजल्ट्स देखें तो एनआईआई ग्रोथ जो है वो अच्छी है पर थोड़ी सी धीमी गति से होते हुए हम देख रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में एनआईआई का कैसे ग्रोथ आप देख रहे हैं और साथ ही एनआईएम्स पे आपका क्या कहना है? देखिए, निम तो हमने जो गाइडेंस दी थी पूरे वर्ष की, अगर आप एवरेज करें चारों क्वार्टर्स का तो मोर और लेस हम वहीं पर हैं। 3.20 के आसपास की हमारी जो निम जो हमने शुरू से ही गाइड किया था कि वो रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि एब्सोल्यूट निम कुछ बैंकों की ज्यादा हो सकती है क्योंकि उन्होंने ज्यादा रिस्क लिया है और उसके हिसाब से उनको प्राइसिंग जो है ज्यादा मिलती है, लेकिन उनका उतनी क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा होती है, उनको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर उतना ही प्रोवाइड करना पड़ता है, स्लिपेजेस थोड़ी ज्यादा होती है। तो जब भी कभी निम हम कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करनी चाहिए रिस्क एडजस्टेड निम, मतलब आपका निम माइनस आपको क्रेडिट कॉस्ट कितनी देनी पड़ी। तो जहां एक और हमारी निम चौथे क्वार्टर में कम हुई, हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी चौथे क्वार्टर में न्यूनतम थी, सिर्फ 27 बेसिस पॉइंट। तो अगर आप रिस्क एडजस्टेड निम देखें हमारी, तो आप अगर 316 में से अगर आप 27 माइनस करें तो आपको 289 की रिस्क एडजस्टेड निम मिलेगी, जो कि काफी हेल्दी निम है। पूरे साल का भी अगर आप देख लें कंसिस्टेंसी वाइज, पूरे साल का अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखें तो हमारा 43 बेसिस पॉइंट्स हमारा क्रेडिट कॉस्ट है, 45 बेसिस पॉइंट के करीब है, मतलब आधे % से भी नीचे है। तो अगर हमारी निम 3.20 आती है पूरे साल की, तो अगर आप देखें उसको रिस्क एडजस्टेड तो वो भी 280 के ऊपर आपको जो है 280 के आसपास जो है 275 280 के आसपास आती है, जो कि काफी हेल्दी मानी जाती है अगर आप उसको रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे देखें, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के क्रेडिट कॉस्ट 1% के ऊपर चल रही है, 1, 1.5, 2, ये इस रेंज में जो है क्रेडिट कॉस्ट है। तो आप क्या होता है बेसिकली ये पोर्टफोलियो आपका कंस्ट्रक्शन कैसा है, अगर हमारे यहाँ अनसिक्योर्ड लोन्स कम है तो नेचुरली हमारी जो प्राइसिंग एबिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है। जिन बैंक्स के पास पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो ये बड़े बड़े हैं तो नेचुरली उनके पास जो है निम काफी रिच रहती है, उनकी एनआईआई जो है वो काफी ज्यादा आती है, बट उनको उतना जो है वो रिस्क भी रहता है डिफॉल्ट का, और उस हिसाब से उनको उतना ज्यादा प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना होगा कि उसको सिर्फ एक कोण से ना देखें, उसको आप चतुर्दिक अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो आपको दिख रहा है ऑप्टिकली उतना कम नहीं है। अब रही बात, अल्टीमेटली सब कुछ किसमें ट्रांसलेट होता है? नेट प्रॉफिट में। ये सारी चीजें निकल के नीचे नेट प्रॉफिट में आती है। तो अगर आप देखें हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 13% से उसकी YOY ग्रोथ हुई है, आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उसमें ग्रोथ हुई है, और ये तब हुई है जब हमने एक मुश्त 142 करोड़ का एक कॉस्ट जो है वो ली, जो हम 4 सालों के ऊपर स्प्रेड कर सकते थे, 4 वर्षों में उसको अमोर्टाइज कर सकते थे, जो कि फैमिली पेंशन का जो नियम बदला था पिछले वर्ष, तो उसकी वजह से बैंकों को जो एक मुश्त जो है वो प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट थी कि आप या तो उसको एक साथ कर दें, वन टाइम ले लें, और या आप उसको अमोर्टाइज करें अगले 5 वर्षों में। तो हमने पहले 2 क्वार्टर्स में तो उसको अमोर्टाइज किया, लेकिन उसके बाद ये निर्णय लिया मैनेजमेंट ने और बोर्ड ने कि इसको एक मुश्त ले लिया जाए और अगले वर्षों के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड न किया जाए। तो वो जो 142 करोड़ की एक मुश्त राशि है, उसने हमारे प्रॉफिट को 541 करोड़ तक सीमित रखा। अगर वो ना होता तो शायद 650 करोड़ के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट हो सकता था। ये मैं टैक्स काट के बोल रहा हूँ, टैक्स कम करें तो 645-650 करोड़ के करीब प्रॉफिट हो सकता था। खजूरिया साहब, आरबीआई ने रेट हाइक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो महंगाई को लेकर अब जो स्थितियां हैं वो बर्दाश्त के बाहर चली गई हैं और अब इसको लंबे समय तक सहा नहीं जा सकता। आपसे 2 चीज़ समझना चाहेंगे। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, CRR भी हाइक किया है। ये बताइए कि इन दोनों फैसलों से आपके बैंक के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है, और कंज्यूमर ये भी जानना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल 3-4 बड़े बैंकों ने अपने रेट हाइक किए हैं, क्या आप भी दरें बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि जो आपका लोन पोर्टफोलियो है वो 2 तरह का है। एक तो है बेंचमार्क से लिंक, एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक, यानी बाहरी बेंचमार्क। हमारे केस में 46% लोन का जो पोर्टफोलियो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, एक होता है आपका इंटरनल बेंचमार्क
जिसको MCLR बोलते हैं, MCLR, बेस रेट, ये जो होते हैं ये आपके इंटरनल बेंचमार्क हैं। लेकिन रेपो रेट, ट्रेजरी बिल रेट, ये जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क हैं जो सबको सब दिन हर समय विदित है कि ये बाजार है और ये रेपो रेट है और इससे लिंक करके आप प्राइसिंग करें। तो आरबीआई की जो डायरेक्शन थी, जो निर्देश था सभी बैंकों को, ये था कि रिटेल और MSME सभी को एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करें। हमने उससे पहले ही शुरू कर दिया था उसको लिंक करना ट्रेजरी बिल के साथ। आरबीआई के आदेश के आने के पहले ही हमारा हाउसिंग लोन और कॉर्पोरेट में कई सारे अकाउंट जो थे हमने वो टी बिल से लिंक किए थे उस समय। और बाद में जब हमने देखा कि रेपो रेट से अगर हम उसको लिंक करें और साथ में अपने डिपॉजिट को भी रेपो रेट से लिंक कर दें, यानी सेविंग्स बैंक को, तो ये हमारी ALM में काफी स्थिरता आ जाएगी और वो काफी बैलेंस्ड रहेगा। तो आज हमारा सेविंग्स बैंक का पोर्टफोलियो भी जो है वो करीब 60,000 के आसपास जो है वो कासा जो है वो भी 60,000 करोड़ के आसपास है। 52-53,000 करोड़ के करीब सेविंग्स बैंक है और आपका 55-60,000 करोड़ के करीब आपका रेपो लिंक्ड लोन्स का पोर्टफोलियो भी है। तो दोनों साइड करीब करीब मैच करती हैं। तो इसलिए जब रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा उसका न्यूनतम प्रभाव हमारे जैसे बैंकों पर पड़ेगा, क्योंकि जब वो रेपो रेट बढ़ेगा तो जो लोन्स की कॉस्ट बढ़ेगी उसके साथ ही हम डिपॉजिटर्स को, सेवर्स को, जो कि अपना फंड्स प्रोवाइड करें, उनको हम पास ऑन कर देंगे। और वैसा हमने पहले दिन ही कर दिया। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन हमारे रेपो लिंक लोन भी रिप्राइस हुए और उसी दिन हमारे सेविंग्स बैंक को भी हमने जो है वो पास ऑन कर दिया। माइनस वो रहा क्योंकि CRR की वजह से अतिरिक्त कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट को देखते हुए हमने उसको एडजस्ट करते हुए हमने सेविंग साइड में, मतलब अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भी उसका लाभ प्रदान कर दिया तत्काल प्रभाव से। ठीक है, पर आशुतोष जी, अब अगर आपके नंबर्स को देखें तो आपके प्रोविजंस काफ़ी कम आए हैं। क्या इसके पीछे का कारण ये है कि रिकवरीज अच्छी देखने को मिल रही हैं? और मेरा दूसरा सवाल आपके एग्री स्लिपेजेस पे रहेगा। अगर उसे क्लोजली वॉच करें तो वो थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आई हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे निवेशकों को आप थोड़ी क्लैरिटी दे पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखें उसमें सततता है, एक कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप उसको देखें तो सतत रूप से हमारे जो स्लिपेजेस हैं वो करीब 350 से 450 करोड़ के बीच में दरमियान रहते हैं हर क्वार्टर में। तो अगर एक और तो एक अगर आप उसको एनालाइज कर दें तो करीब 400 400 गुने 4 1600 होता है। तो 1600 से 1800 करोड़ के बीच में हमारे वर्ष भर के स्लिपेजेस रहते हैं। इस वर्ष भी वो उससे थोड़े कम ही रहे। दूसरी ओर जो हमारी कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन है वो बहुत अच्छा रहा है। चौथे क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि एक और आपका स्लिप हो रहा है, दूसरी ओर आपकी कैश रिकवरी और अपग्रेडेशन होता है। तो इसकी वजह से जो आपकी जो नेट इंक्रीमेंट है आपका NPA का, वो उतना जो है वो कम रहता है। आप अगर देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारे GNPA एब्सोल्यूट टर्म्स में गत वर्ष के मार्च की तुलना में मार्च 22 में कम हुए। मतलब सिर्फ प्रतिशत ही कम नहीं हुआ है कि 3.05 से कम होकर 2.80 या ऐसा कुछ नंबर GNPA का आ रहा है, बल्कि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी हमारे GNPA कम हुए। एक तो उसका कारण रहा है, जैसा आपने स्वयं ही कहा, कैश रिकवरी अपग्रेडेशन, और उसके साथ कुछ हिस्सा जहां पे हमने टेक्निकल राइट ऑफ भी किया है करीब 200-250 करोड़ का पूरे वर्ष में। तो कुल मिलाकर हमारा जो एब्सोल्यूट टर्म में जो GNPA है वो भी नीचे आए हैं। और चूंकि लोन ग्रोथ तो हुई है, डिनोमिनेटर तो बढ़ा ही है, तो इसलिए कुल मिलाकर प्रतिशत में भी उसका प्रभाव काफी ज्यादा नजर आया। 20-25 बेसिस पॉइंट से सीधे GNPA नीचे आ गए हैं। ये एक बात। दूसरा आपका प्रश्न था एग्री से रिलेटेड। जी हाँ, यद्यपि हमारे जो स्लिपेजेस हैं वो 400 करोड़ के नीचे ही रहे चौथे क्वार्टर में भी, लेकिन इस बार ना हमारा कोई कॉर्पोरेट का था और न ही हमारे कमर्शियल बैंकिंग बने, जो मध्य क्रम के जो कॉर्पोरेट होते हैं जिनको हम कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं, 5 करोड़ से ऊपर के लोन और 50 करोड़ के नीचे, तो उस बीच के जो वो रहते हैं उनमें भी स्लिपेजेस बहुत कम रही। दूसरी ओर जो कोविड का जो प्रभाव था वो बाद में जो आप जिसको कह सकते हैं परगामी प्रभाव, उसके बाद पोस्ट कोविड जो प्रभाव था वो एग्री में देखने को मिला। एग्री में सिर्फ अंतर ये होता है कि बाकी जगह 90 दिन में ही अकाउंट जो है वो NPA हो जाता है बाकी सेगमेंट्स में। एग्री एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर वो क्रॉप सीजन के हिसाब से चलता है। एक क्रॉप सीजन में अगर आप नहीं दे पाते हैं तो अगले क्रॉप सीजन तक वेट करते हैं, अगले क्रॉप सीजन तक भी अगर पेमेंट नहीं आए तब वो अकाउंट NPA बनता है।
तो उस क्रम में अगर आप देखें तो जो कोविड का जो बाद का प्रभाव था, यानी जिसमें थोड़ा समय लंबा लगा, वो हमारे चौथे क्वार्टर के उसमें उसका प्रभाव आया और एग्री स्लिपेजेस आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बाकी क्वार्टर्स की तुलना में बढ़ी। और उसका प्रभाव क्या होता है? उसका प्रभाव एनआईआई पे भी पड़ा। आपने कहा ना एनआईआई थोड़ी आपकी कम रही, उसका प्रभाव इसलिए पड़ा ज्यादा कि जब आप 90 दिन के अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ता है। जो आपने बुक किया इनकम के तौर पर उसको आप रिवर्स करते हैं। लेकिन जब आप एग्री का 10 महीने या 11 महीने का आप इंटरेस्ट रिवर्स कर रहे हैं तो वो दुगना या 3 गुना होता है। तो वो जो इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ उसने भी एनआईआई के ऊपर प्रभाव डाला। तो आपका कहना सही, बट ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर की बात थी। हमारा ट्रेडिशनली भी और कंसिस्टेंटली भी एग्री पोर्टफोलियो कभी इतना ट्रबलसम नहीं रहा। थोड़ी दिक्कत तब हुई थी जब केरल में बाढ़ आई थी, और अब ये कोविड के बाद उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो एग्री पोर्टफोलियो है वो केरल में है और के बाद तमिलनाडु में। हाँ खजूरिया साहब, आपको सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब विचारों में इतनी ज़्यादा स्पष्टता है, शब्दों का चयन बहुत शानदार है। वो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं यद्यपि, परगामी, जो शायद अब लोग भूल से गए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे होगा, आपने जो अपने फिनटेक्स के साथ आपने जो पार्टनरशिप की है, ये बताइए कि उसका वो स्ट्रेटजी उसको लेकर क्या है, और आगे जाकर जो टोटल जो आपका बिजनेस है उसका कितना हिस्सा आप उनके थ्रू आता हुआ देख रहे हैं? देखिए, आज के जमाने में जिस तरह से, क्योंकि जब पेमेंट बैंक्स आए तो ये कहा गया कि शायद जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। और ये जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं जो चले आ रहे हैं इतने वर्षों से, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएंगे। लेकिन फिर यूपीआई आया और उसने जो है वो एक नया ही परिदृश्य जो है वो प्रस्तुत किया। अब जब आप आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे हैं कि ये फिनटेक्स जो है, तो इसमें सवाल ये कि इनमें आइदर और वाली स्थिति नहीं है कि ये अथवा ये। अब सवाल ये है कि दोनों को साथ में रहना है, और उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप पार्टनरशिप्स करें, अगर आपके बीच में इस तरह की पार्टनरशिप्स हो जाती हैं जहां पर हम अपने स्ट्रेंथ उनको प्रदान करें, उनके स्ट्रेंथ हमको मिले, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, हमारा वितरण बढ़ जाता है। वो एक तरह से हमारे डीसी की तरह काम करते हैं। तो वो हमारे लिए, हमें उतनी ब्रांचेस खोलने की आवश्यकता नहीं है। वो कई सारे हमारे लिए कस्टमर एक्विजिशन, ग्राहकों को वो लेके आ जाते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप है, एक ये पार्टनरशिप है, और ये पार्टनरशिप में फेडरल बैंक ने जरा ज्यादा ही उत्साह के साथ भाग लिया है, और इसलिए हमारी टिप्स काफी हैं, बहुत सारी हैं, और वो उनके लाभ को आने में 1-2 वर्ष का समय लगेगा। तत्काल प्रभाव से तो उसका लाभ नहीं होता, शुरू में तो खर्च ही होता है, बाद में जाकर उसके फिर लाभ आते हैं। जी, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और आगे के लिए बैंक का क्या ग्रोथ आउटलुक है ये भी कुछ आंकड़े पेश करने के लिए। पर चलिए अब